आप रेन फॉरेस्ट से घिरे एक हाईवे के किनारे पैदल चल रहे हैं। इस हाईवे पर कार नहीं चल रही हैं, इसलिए आपको किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही है। आसमान में घने बादल हैं। अब तेज बारिश शुरू हो गई है। जैसे ही पहली बूंद जमीन पर गिरती है, आपको दूर एक अजीब क्लिक जैसी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि रेन फॉरेस्ट में जीवन आ गया हो। झाड़ियां और पेड़ की शाखाएं हिल रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। तभी जंगल से लाल रंग के केकड़े बाहर निकलने लगते हैं। इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है जैसे कोई लाल चादर सड़क की ओर बढ़ रही है। ये फिनोमिनन हर साल ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड पर होता है। सड़कें केकड़ों से ढक जाती हैं और यहाँ से कार तो क्या पैदल गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। ये नदी की किसी बड़ी धारा की तरह नजर आते हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। लगभग 10 करोड़ केकड़े अपनी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मंजिल समुद्र के किनारे तक जिंदा पहुँचना। लाल केकड़े अपनी ज्यादातर जिंदगी चट्टानों की गहरी दरारों में, बिलों में छिपे हुए बिताते हैं। वहाँ वे लगभग पूरे 1 साल तक फल, जामुन, गिरे हुए पत्ते और दूसरी ऑर्गेनिक चीजों को खाते हैं। वे अपने शरीर को नम रखने के लिए नम अंधेरी जगहों में रहने की कोशिश करते हैं। फिर सूखे का मौसम खत्म हो जाता है। अक्टूबर या नवंबर में जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो केकड़े अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और कई दिनों तक सफर करते हैं। उन्हें न सिर्फ बारिश रास्ता दिखाती है, बल्कि वो चांद के एक खास चरण में अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि उन्हें इसकी जरूरत क्यों होती है। कुछ ही दिनों में नर और मादा केकड़े हिंद महासागर के किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ वे अपनी संतान पैदा करते हैं। सभी नर किनारे पर गहरी मान खोदने लगते हैं। इन छेदों में मादा अपने अंडे देती है। जब नर केकड़े अपना काम पूरा कर लेते हैं और गड्ढे तैयार हो जाते हैं तो वे वापस रेन फॉरेस्ट में लौट जाते हैं। मादा अंडे सेने लगती है। इसमें 12 से 13 दिन लगते हैं। फिर केकड़े अपने अंडे लेते हैं और उन्हें पानी की तरफ ले जाते हैं। वे किनारे पहुंचकर अपने अंडे पानी में छोड़ देते हैं। अब चांद एक जरूरी भूमिका निभाता है। चांद एक इनडायरेक्ट टाइड बनाता है जो आम टाइड से हल्का होता है। ये केकड़ों के बच्चों को जिंदा रहने का एक बेहतर मौका देता है। लाल केकड़ों के अंडे फूटते हैं और छोटे लार्वा समुद्र में चले जाते हैं। 1 महीने तक वे कई स्टेज पर डेवलप होते हैं और झींगे की तरह एक छोटे ट्रांसपेरेंट केकड़े की शक्ल में आ जाते हैं। इन छोटे केकड़ों को मेगालोपा कहा जाता है। वे इस झींगे जैसी शक्ल में किनारे के पास कीचड़ में इकट्ठे हो जाते हैं। वहां उनके खोल की पहली परत उगती है और वे महफूज जगह की तलाश में जमीन में गहराई तक जाते हैं। वहां वे बड़े होते हैं और बारिश के मौसम का इंतजार करते हैं ताकि वे वापस किनारे पर जाएं और अपनी संतान पैदा करें। केकड़ों को महफूज रखने के लिए लोग उन जगहों पर सड़कों को बंद कर देते हैं जहां ये माइग्रेशन होता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर से 700 किलोमीटर पूर्व में मौजूद फ्रेंच आइलैंड रीयूनियन में आपका स्वागत है। शानदार तट, हैरतअंगेज कोरल रीफ, सुनहरी रेत और हरा भरा जंगल। लंबे समय तक इस द्वीप को सर्फिंग के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता था, लेकिन फिर ये पृथ्वी की सबसे खौफनाक और खतरनाक जगहों में से एक बन गई और इसकी वजह समुद्री जानवर हैं। पूरे आइलैंड में आपको जगह जगह ऐसे संकेत नजर आएंगे जिन पर लिखा होगा कि कोरल लैगून के बाहर तैरना और सर्फिंग करना मना है। बार बार होने वाले शार्क के हमलों की वजह से ये आइलैंड पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। इस आइलैंड के पास पानी में गोता लगाते ही आप शार्क का शिकार बन सकते हैं। दूर से आपको कई पंख नजर आ सकते हैं। ये दुनिया की कुछ सबसे हमलावर और खतरनाक शार्क में से एक बुल शार्क के फिन है और ये फिन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि उनकी रफ्तार कम है, लेकिन ये शार्क जानबूझकर ऐसा करती हैं ताकि शिकार को लगे कि वे सुस्त हैं। सही वक्त आने पर ये फुर्तीली और तेज हो जाती हैं। बैल की तरह छोटे सपाट चेहरे की वजह से इन्हें बुल शार्क कहा जाता है। इनका शरीर मजबूत और सख्त होता है। ये शार्क अपने शिकार या दूसरी शार्क मछलियों पर अपने सिर या अपनी नाक से हमला करती हैं। 80 के दशक से लेकर आज तक इंसानों पर 50 से ज्यादा शार्क के हमले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान किसी इंसान पर शार्क के हमले की प्रोबेबिलिटी लगभग 23 गुना बढ़ गई है।
साइंटिस्ट अभी भी इन घटनाओं की सही वजह नहीं जान पाए हैं। ये मुमकिन है कि शार्क की आबादी बढ़ गई हो जिससे खाने की कमी हो गई हो, इसलिए शार्क कुछ भी खा लेती है और इंसानों को अपना लंच बनाती है। एक थ्योरी कहती है कि पानी का तापमान बदल गया है और शार्क को इस इलाके में तैरना अच्छा लगता है। लेकिन सबसे दिलचस्प थ्योरी ज्वालामुखी से जुड़ी है। रीयूनियन एक ज्वालामुखी आइलैंड है। जमीन के उतार चढ़ाव की वजह से ज्वालामुखी के ढलान से चट्टान का बड़ा हिस्सा समुद्र में समा जाता है। इससे पानी का रंग बादल जैसा हो जाता है। इससे समुद्री शिकारियों के लिए शानदार माहौल बनता है। नहीं, मैं तो यहाँ कभी नहीं तैरने वाला। अब हम जिस आइलैंड पर जा रहे हैं वो भी दूर से शांत नजर आता है, लेकिन शार्क द्वीप से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हम जा रहे हैं ब्राजील। ये छोटा हरा द्वीप इस देश के तट से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है। पहली नजर में ये पूरी तरह से वीरान नजर आता है। हालांकि आपको यहाँ इंसानों के निशान देखने को मिल सकते हैं। पुराना लाइट हाउस। लंबे वक्त से यहाँ पर कोई नहीं रहता है। कभी कभी कोस्ट गार्ड लाइट हाउस में ये देखने के लिए आते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है और आइलैंड पर कोई अजनबी तो नहीं है। यहाँ पर लोगों के आने की मनाही है। इस आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ सांप रहते हैं। जमीन के इस टुकड़े पर सांपों की करीब 4000 प्रजातियां रहती हैं। वे आपको पेड़ों पर लटकते और जमीन पर रेंगते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर सांपों का कोई दुश्मन नहीं रहता है और वे केवल उन परिंदों को खाते हैं जो लंबी उड़ान के दौरान आराम करने के लिए इस आइलैंड पर आ जाते हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। अरे नहीं, गोल्डन लैंसहेड वाइपर अनोखी प्रजातियां हैं जो सिर्फ इसी जगह पर रहती हैं। स्नेक आइलैंड एक वक्त पर ब्राजील का हिस्सा था, लेकिन 10,000 साल पहले समुद्र का स्तर बढ़ गया और ये जगह अलग हो गई और एक आइलैंड में बदल गई। यहाँ रहने वाले जानवर पूरी तरह से अलग थलग थे। हजारों सालों से सभी जिंदा जानवरों की जगह यहाँ पर सांप रह रहे हैं। इन सांपों में पहले जहर नहीं था, लेकिन बाद में शिकार करने के लिए समय के साथ धीरे धीरे इनके शरीर में बदलने लगा। अब ये एक ही बार में अपने शिकार को मार सकते हैं। इस आइलैंड को लेकर एक किस्सा मशहूर है कि एक समुद्री डाकू बहुत समय पहले अपना खजाना छिपाने के लिए यहाँ आया था। उसने खजाना कहीं गाड़ दिया और सांपों को यहाँ बसा दिया ताकि वे किसी को भी खजाने के पास न आने दें। मुझे तो ये सच्ची कहानी लगती है। अब हम दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। म्यांमार के तट के पास एक रामरी आइलैंड है। इस जगह को 20वीं सदी की शुरुआत में खतरनाक माना जाता था। यह आइलैंड घने जंगलों और दलदलों से भरा हुआ है। यहाँ की नम जमीन और खारा पानी मगरमच्छ के लिए शानदार जगह है। ये जानवर 23 फीट तक लंबा हो सकता है। ये एक कार से लगभग दोगुनी लंबाई है। आप इस मगरमच्छ की सवारी करना चाहते हैं? आपका स्वागत है। और इनका वजन लगभग 2000 पाउंड तक हो सकता है। ये खतरनाक जानवर दलदलों और पेड़ों के बीच छिपे रहते हैं। मुमकिन है कि आपका ध्यान इनकी तरफ न जाए। ये अचानक बाहर आएंगे और आप पर हमला कर देंगे। इस आइलैंड पर कितने मगरमच्छ रहते थे इसका सटीक अंदाजा नहीं है, लेकिन ये संख्या कम नहीं होगी। कोई भी जिंदा जानवर जो इनके इलाके में घुसने की जरूरत करता था उसका बचना लगभग नामुमकिन होता था। इस आइलैंड पर मगरमच्छों की आबादी में कमी आई है। ये भी मालूम नहीं है कि यहाँ पर मगरमच्छ बचे भी हैं या नहीं। आइए अपने सफर को एक ऐसे आइलैंड पर खत्म करते हैं जहां जानवर इंसानों को देखकर खुश हो जाते हैं। इस जगह को अनऑफिशियली पिग बीच कहा जाता है। ये जगह बहामास में है। यहाँ पर खूबसूरत सुअर रहते हैं। वे समुद्र तट पर धूप सेंकते हैं, जंगल में घूमते हैं और यहाँ आने वालों से खाना मांगते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वे सभी तैर सकते हैं। आप आइलैंड के पास के किसी होटल में ठहर सकते हैं और एक नाव किराए पर लेकर इन सुअरों से मिलने आ सकते हैं। ये सुअर यहाँ पर कहाँ से आए इसका ठीक अंदाजा नहीं है। कुछ किस्सों के मुताबिक ये सुअर एक जहाज हादसे से बच गए थे और तैरकर इस आइलैंड पर आ गए थे। सुअरों के अलावा आप यहाँ बिल्लियों और बकरियों से भी मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पॉर्की और उसके दोस्तों से मिलने आते हैं।